नमस्कार, मैं आर.एन. मिश्रा। आज मैं आपको ऑडिट के बारे में बताऊंगा, यानी अंकेक्षण, लेखा परीक्षा। और अंकेक्षण जो है उसका जो उद्देश्य होता है, जो हम शासकीय लेखे तैयार करते हैं उसकी सत्यता की जांच करना, वित्तीय औचित्य के मापदंडों की जांच करना, परिशुद्धता, अकाउंट्स हमारे क्लीन है कि नहीं, सही तरीके से मेंटेन है कि नहीं, ये चीजें हमको इसमें देखनी होती हैं। मूल उद्देश्य अगर हम कहें कि ऑडिट का मूल उद्देश्य क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि लेखों की सत्यता और पूर्णता की जांच करना, गबन तथा हानि जो होती हैं उसकी रोकथाम करना, वित्तीय औचित्य के जो मापदंड हैं उसकी जांच करना, व्यय जो भी व्यय हम करते हैं इसके लिए जो हमको आवंटित निधि मिली हुई है उसके अनुरूप ही हम व्यय कर रहे हैं कि नहीं, और जो निधि मिली है और निधि के साथ जो नियमावली लगी हुई है, यानी उन निधियों को व्यय करने के समय ध्यान देने वाली जो बातें हैं वो सब हमको ध्यान में रखना, ये हमारा उद्देश्य होता है ऑडिट का। और ऑडिट का ये भी उद्देश्य होता है कि जितनी वित्तीय अनियमितताएं हैं उनको संज्ञान में हम लाएं। ठीक है ना। संज्ञान में लाने के बाद में जो भी उस पर कार्रवाइयां होंगी वो एक अलग बात है, लेकिन हमको एक संदेश मिलता है कि हमको इस प्रकार की अनियमितता नहीं करनी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या वो फाइनेंशियल हो। इस कोर्स को देखने के बाद आप ऑडिट के महत्व और प्रक्रिया को समझेंगे। आप विभिन्न प्रकार के ऑडिट, उनकी रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया और आपत्तियों का सही तरीके से उत्तर देने के तरीके सीखेंगे। साथ ही आप समझेंगे कि कैसे ऑडिट से जुड़े मुद्दों का समाधान समय पर किया जा सकता है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा मॉड्यूल 1, ऑडिट क्या है। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि ऑडिट क्या होती है और इससे डरने की जरूरत क्यों नहीं है। मॉड्यूल 2, ऑडिट का महत्व, प्रकार एवं एजेंसियां इसमें शामिल होंगे। ऑडिट क्यों किया जाता है, ऑडिट के प्रकार तथा ऑडिट करने वाली प्रमुख एजेंसियां और उनका महत्व। मॉड्यूल 3, विभिन्न ऑडिट में आपत्तियां एवं ऑडिट रिपोर्ट, निर्माण प्रक्रिया एवं प्रमुख भाग। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि ऑडिट में किस किस प्रकार की आपत्तियां होती हैं, रिपोर्ट कैसे तैयार होती है और जवाब कैसे देना चाहिए। मॉड्यूल 4, आपत्तियों का उत्तर तैयार करने की प्रक्रिया। इसमें अनियमितताएं, ऑडिट रिपोर्ट निर्माण की पुनरावृत्ति तथा कारणिकाओं के निराकरण हेतु सुझाव शामिल होंगे। मॉड्यूल 5, निष्कर्ष। जब भी हम ऑडिट की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक खलबली सी मच जाती है, जैसे अरे यार ऑडिट आ गया, अब ये हमारी जांच होगी, हमारी गलतियों को पकड़ेंगे, हमको सजा मिल जाएगी, कहीं हमसे कोई ऐसी चूक तो नहीं हो गई, हमसे कोई हानि तो नहीं हो गई, हमारा प्रमोशन रुक जाएगा। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम घबरा जाते हैं कि ऑडिट आया मतलब परेशानी आई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑडिटर कोई नई किताब से काम नहीं करते, कोई नया तरीका उनका नहीं होता। जिन किताबों को, जिन बायलॉज को हम पढ़ते हैं, ठीक वही किताबें वो पढ़ते हैं और उसमें जो भी प्रक्रियाएं दी गई हैं उन्हीं प्रक्रियाओं को हम फॉलो करते हैं। और ऑडिटर ये देखते हैं कि जो पूर्व निर्धारित प्रक्रियाएं हैं उनको, उनका पालन किया गया है या नहीं। तो ऑडिट से हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास भी कानून की वही किताब है जो हमारे पास है। इसलिए अगर हम ऑडिट से डरते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपने नियमों का अध्ययन ठीक से नहीं किया है। आपको जब भी समय मिले अंकेक्षण के बारे में जरूर जानकारी लीजिए। अंकेक्षण कितने प्रकार के होते हैं, अंकेक्षण कैसे किया जाता है, अंकेक्षण के पूर्व हमको क्या क्या ध्यान रखना है, जो पैराज जिसके हैं उसके जवाब में हमको क्या क्या सावधानी रखनी है।
तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका कि हम अगर ध्यान रखें और सतर्क होकर काम करें तो कभी भी कोई बाधा नहीं आएगी। आपके काम भी बिल्कुल निर्धारित समय में होंगे और इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने सारा प्रोसीजर देख लिया है। तो फिर अंकेक्षण कभी भी हो, किसी भी साल में हो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मॉड्यूल 1 ऑडिट क्या है? इस मॉड्यूल में हमने समझा कि ऑडिट एक निर्धारित और प्रक्रिया आधारित कार्य है, जिसे अगर सही ढंग से पालन किया जाए तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप ये जानिए कि अंकेक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं। हम लोग तो ये देखते हैं कि देखिए एजी वाले आ रहे हैं, है ना, एजी यानी महालेखाकार के लोग आते हैं, वही ऑडिट हम मानते हैं कि वही ऑडिट है जो एजी करता है। नहीं, ऑडिट के बहुत सारे प्रकार हैं और सभी प्रकार अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एजी के द्वारा जो ऑडिट किया जाता है वो तो सबसे महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे पूर्व भी बहुत सारे ऑडिट होते हैं जिनके बारे में हमको जानना होता है। और जब हम किसी कार्यालय में जाएंगे, काम करेंगे, तो हमको इन विभिन्न प्रकार के ऑडिट का सामना भी करना होगा। तो मुख्य रूप से जो ऑडिट के प्रकार होते हैं उसमें एक तो संवैधानिक ऑडिट होता है जो एजी के द्वारा किया जाता है। दूसरा होता है आंतरिक लेखा परीक्षण। आंतरिक लेखा परीक्षण मतलब जो संचालक कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है। विभागीय लेखा परीक्षा होती है और लोकल फंड ऑडिट होता है। तो इस प्रकार से मैंने तो 4 नाम तो आपको अभी गिना दिए, ठीक है ना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है एजी का ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, है ना, संवैधानिक लेखा परीक्षण। अब सवाल ये आता है कि आप ये हमसे पूछ सकते हैं कि भाई ऑडिट क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए हमको ऑडिट। वास्तव में हमको किसी भी प्रश्न की शुरुआत इसी प्रकार से करना चाहिए कि क्यों ऑडिट क्यों किया जाए। बगैर ऑडिट के भी काम हो सकता है, लेकिन नहीं, ऑडिट हमको इसलिए करना है कि संविधान में ये व्यवस्था दी गई है और संविधान की धारा 149 से लेकर 151 तक इसके अंतर्गत ऑडिट के बारे में कहा गया है। तो इस प्रकार से यह ऑडिट शासकीय कार्यालयों के लिए एक तरह से अनिवार्य है। कौन सा? स्टैट्यूटरी ऑडिट यानी संवैधानिक ऑडिट। कार्यालय की लेखा परीक्षा जो होती है वो सीएजी के द्वारा की जाती है। संवैधानिक ऑडिट में सीएजी मतलब एक ये केंद्रीय दिल्ली में इनका ऑफिस है और सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके ही अंडर में सारे स्टेट के अंदर एजी के कार्यालय होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कि महालेखा कार्यालय, है ना। ये कहा जाता है कि साहब कहाँ जा रहे हैं, साहब ग्वालियर जा रहे हैं महालेखा कार्यालय में, साहब आंकड़ों का हमको मिलान करना है, सर वहां पर जवाब हमको देना था, सर कुछ सप्लीमेंट्री उन्होंने और मांगा है वो भी हम वहां पर पहुंचा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये महालेखाकार कार्यालय ये अंकेक्षण का काम इसमें देखता है। और हर एक राज्य में महालेखाकार कार्यालय होता है, इसकी स्थापना की जाती है। अब महालेखाकार द्वारा जो लेखा परीक्षण किया जाता है सामान्यतः उसकी जानकारी विभागाध्यक्ष को निश्चित रूप से होती है कि महालेखाकार कौन कौन से कार्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं। एक तरह से महालेखाकार कार्यालय पूरा वर्ष का एक पहले ही चार्ट अपना बना लेते हैं कि हमको कहाँ कहाँ पर ऑडिट करना है, और इसकी सूचना जो है सभी विभागाध्यक्ष को भी रहती है कि उनके कार्यालयों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। और विभागाध्यक्ष गंभीर अनियमितता के जो प्रकरण होते हैं खासतौर पर उसको शासन को सूचित करना आवश्यक होता है। अगर कोई भी एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, अगर उसके अंतर्गत जो कार्यालय है उसके अधीनस्थ कार्यालय हैं, अगर वहां पर कोई गंभीर वित्तीय अनियमितता या कोई ऐसी अनियमितता हुई है तो वो विभागाध्यक्ष कार्यालय का ये दायित्व है कि तुरंत वो शासन के संज्ञान में इसको लाए, क्योंकि इस प्रकार की गंभीर अनियमितता कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सबक सबको मिलना है, इसलिए
शासन स्तर पर इसका परीक्षण होता है और शासन स्तर से इस संबंध में निर्देश भी निकलते हैं। तो इसके साथ ही साथ यदि लेखा परीक्षण में जो उठाई गई आपत्तियां हैं अगर वो निराकरण नहीं होती हैं तो ऐसी स्थिति में फिर आपने देखा होगा कि सीएजी की एक रिपोर्ट आती है, इतनी मोटी रिपोर्ट आती है जिसमें सारे जो विभागाध्यक्ष के कार्यालय हैं उन सबकी एक सम्मिलित रिपोर्ट भी आती है जो वर्ष में छपती है और उसको विधानसभा में बटाया जाता है, मतलब विधानसभा में भी वितरित किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ऑडिट में कुछ गलतियां कर रहे हैं, त्रुटियां कर रहे हैं या अनियमितताएं कर रहे हैं या हम हानि, गबन या अफरा तफरी कुछ अगर हम कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अगर उसका कोई माकूल जवाब हमारे पास में नहीं है, अगर हम उसका कोई सही उत्तर या प्रति उत्तर हम नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो उनके वार्षिक प्रतिवेदन में आ जाएगा। किसके? सीएजी के वार्षिक प्रतिवेदन में वो सम्मिलित हो जाएगा और पूरे मध्य प्रदेश में वो प्रतियां बांटी जाती हैं। तो इससे हमारे डिपार्टमेंट की जो छवि है उस पर भी विपरीत असर पड़ता है। तो ऑडिट कितना महत्वपूर्ण है ये हम देखते हैं। इसके बाद क्या है, इसकी जो प्रतिवेदन होता है वो विधानसभा की लोक लेखा समिति PAC के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है। ऑडिट रिपोर्ट को विधानसभा पटल पे भी रखा जाता है। अगर मान लीजिए आपके द्वारा जो दिए गए उत्तर हैं अगर उससे वो लोग संतुष्ट नहीं हैं तो फिर स्टेप बाय स्टेप उसमें जो, जैसा कि मैं आपको आगे बताऊंगा, तो बात PAC यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी तक भी पहुंच जाती है जो कि विधानसभा में होती है। नेता प्रतिपक्ष जो है उसके चेयरमैन होते हैं और भी उसमें कई मेंबर्स होते हैं और उसमें फिर शासन को जवाब देना पड़ता है। हमारे जो प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उनको वहां पर उपस्थिति देनी पड़ती है। तो ये कितनी खराब बात होती है कि अगर हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो है हमारे द्वारा की गई गलतियों के कारण पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने पेश हों। इसलिए हमको इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके बारे में और मैं विस्तार से आपको इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अब दूसरा प्रकार आप देखिए कि आंतरिक लेखा परीक्षा, इंटरनल ऑडिट। यह जो लेखा परीक्षण का कार्य है ये संचालक कोष एवं लेखा और जो उसके अधीनस्थ कार्यालय हैं उनके द्वारा ये संपादित किया जाता है और इसमें संपूर्ण वर्ष के लेखों की जांच एवं भंडार के परीक्षण का दायित्व भी इनको दिया गया है। जो फिजिकल वेरिफिकेशन हम करते हैं उसका दायित्व भी आंतरिक लेखा परीक्षा को दिया गया है। ये आपके यहाँ जो कुर्सी, टेबल है, कोई सामग्री है ना, स्टॉक में जो भी चीजें हैं वो वास्तव में कब खरीदी गई, आज उनकी क्या कंडीशन है और उनकी संख्या कितनी है, उसमें उपयोग की जाने वाली कितनी है, अनुपयोगी कितनी है, ये सारी चीजें जो है उसमें देखी जाती हैं। तो इंटरनल ऑडिट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें भी समय काफी लगता है। और इसका उद्देश्य क्या है इंटरनल ऑडिट का? इंटरनल ऑडिट का उद्देश्य होता है अनियमितताओं की रोकथाम करना। हानि और गबन के प्रकरण अगर हमको दिखाई देते हैं उसमें तो इस पर त्वरित कार्रवाई करना है ना। कोष एवं लेखा परीक्षा में जो प्राप्त गलतियां हमको मिली हैं उसका सुधार करना है, जिससे, और ये सारा काम करने से जब एजी द्वारा ऑडिट किया जाता है ना तो उसमें कम से कम आपत्तियां उठाई जाए। तो आंतरिक लेखा परीक्षण का उद्देश्य ये भी होता है कि हम आंतरिक लेखा परीक्षण करके हम उस कार्यालय के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उस कार्यालय के जो लेखे हैं, उसको हम इस योग्य बना दें कि जिसकी वजह से एजी के लोग जब संवैधानिक ऑडिट के लिए आए तो उनको गलतियां कम से कम मिलें, उनकी आपत्तियां कम से कम हो। तो ये इसलिए हमारा आंतरिक लेखा परीक्षण भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक लेखा परीक्षा और होती है, उसको बोलते हैं हम विभागीय लेखा परीक्षण। और ये जो विभागीय लेखा परीक्षण है ये
एचओडी के अंडर में, विभागाध्यक्ष के अंडर में होती है। तो विभागाध्यक्ष द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लेखों की जांच के लिए ये निर्धारित होता है। इसका मतलब यह है कि विभागाध्यक्ष अपने अंडर में एक ऐसे दल का गठन करता है, ऐसा एक टीम का गठन करता है, ऐसा सेल का गठन करता है जो कि उनके कार्यालय जो विभिन्न जिलों में है वहां पर जाकर विभागीय ऑडिट करते हैं। क्योंकि विभागीय ऑडिट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि विभागीय जितने भी सर्कुलर्स निकले हुए हैं, विभाग के बारे में जानकारी जितनी भी है, विभाग के जो नियम निर्देश निकले हुए हैं, उन सब को ये देखा जाता है कि वो उस तरीके से कार्रवाई की जा रही है या नहीं। कई बार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी निकलते हैं, होता है ना ऐसा कई बार कि कई बार तो देखिए जो नियम है उसके हिसाब से काम होता है, लेकिन समय समय पर कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी निकलते हैं जो थोड़े थोड़े समय के लिए रहते हैं। तो उनको भी ये विभागीय परीक्षण करने वाले जो ऑडिटर होते हैं, डिपार्टमेंटल ऑडिटर जो होते हैं, वो इनको देखते हैं और उन गलतियों को पकड़ते हैं और उन गलतियों को उसी समय वो सुधार करवाते हैं ताकि अकाउंट हमारे परिशुद्ध हों, अकाउंट जो है हमारे क्लीन होते जाएं और जितनी भी त्रुटियां हैं वो कम से कम हों। क्योंकि अगर हम विभागीय स्तर पर ऑडिट करके अगर हम कार्यालय प्रमुख को ये बताते रहते हैं कि भाई आपके द्वारा आपके इस कार्यालय द्वारा बार बार यही गलती की जा रही है, तो पिछली रिपोर्ट को पढ़कर जो प्रभारी होते हैं वो ये समझते हैं, वो ये जानते हैं कि हमारे कार्यालय द्वारा बार बार इसी चीज पर गलतियां की जा रही हैं, तो वो उसका सुधार सही समय पर कर लेते हैं, जिससे हमारे अकाउंट्स और अच्छे होते हैं। और विभागीय जो ऑडिट होता है उसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि जो कार्यालय प्रभारी है वो अपने उत्तरदायित्व को समझे, क्योंकि विभागीय जितने भी निर्देश निकले हैं उसका पूरी तरह से पालन हो रहा है या नहीं, ये भी इसमें देखा जाता है। तो जब कार्यालय प्रभारी इन सब चीजों को देखता है तो एक उसका उत्तरदायित्व तो उसको समझ में आता है कि नहीं भाई, इस कार्यालय का जो प्रभार है वो मेरे पास में है, तो मेरी जिम्मेदारी इसमें बनती है। अगर मेरे कार्यालय में कहीं पर भी या मेरे अधीनस्थ कार्यालय में कहीं पर भी अगर कोई गलती होती है तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो होता ही हूँ। तो इस तरह से ये अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं। इसके अलावा लेखों के रख रखाव, उनके परीक्षण तथा परीक्षण उपरांत उठाई आपत्तियों के समाधान हेतु कार्यालय प्रमुख अपने स्तर पर उत्तरदायी होता है। यानी वहां पर जो चीजें हो रही हैं उन चीजों को डिटेक्ट करना, उन चीजों का सुधार करना, उन चीजों का समाधान निकालना, ये सारी चीजें भले करते उनके मातहत लोग हैं, लेकिन सब उनकी छत्र छाया में होता है, उनके अंडर में होता है। तो इस तरह से कार्यालय प्रमुख अपने स्तर पर इसमें उत्तरदायी होता है। एक और ऑडिट आपने सुना होगा, वो होता है लोकल फंड का ऑडिट, है ना। ये जो शासन द्वारा जो स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय जो है वहां इसको लोकल फंड ऑडिट करने की जवाबदारी दी गई है। तो जो स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय है वो निगम, मंडल, विश्वविद्यालय, स्वशासी संस्थाओं का अंकेक्षण करता है ना। जिस तरह से ये शासकीय कार्यालय का अंकेक्षण, जैसे मैंने आपको बताया कि एजी द्वारा किया जाता है, विभागीय द्वारा किया जाता है और आंतरिक लेखा परीक्षण संचालक कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार से जो निगम, मंडल, विश्वविद्यालय और होते हैं, इन संस्थाओं का ऑडिट करने के लिए एक अलग से नियम बनाया गया है और वो लोकल फंड ऑडिट वो कहलाता है। और इसको स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय जो है वो इनको इन संस्थाओं का ऑडिट करता है। और आपने एक चीज ये भी देखी होगी कि इन संस्थाओं में प्री ऑडिट की व्यवस्था भी होती है। प्री ऑडिट की व्यवस्था ये है कि मतलब जैसे विश्वविद्यालय हैं और स्वशासी
संस्थान है, निगम, नगर निगम, आपने सुना होगा। यहाँ पर मतलब कोई भी भुगतान अगर किसी को किया जाता है तो उसके पहले प्री ऑडिट होता है। तो प्री ऑडिट जो है ये इसी संचालनालय द्वारा इसमें किया जाता है। और इसके लिए क्या करते हैं वो, कि जहाँ पर काम ज्यादा होता है वहां पर इनकी एक टीम होती है। वो टीम पहले से वहां पर रहती है और वहां पर जितने भी भुगतान होते हैं उसका प्री ऑडिट ये अंकेक्षक पहले ही कर देते हैं। प्री ऑडिट करने के बाद जब वो उसको ओके करते हैं तब उसका भुगतान होता है। तो ये भी देखिए एक नई प्रकार की व्यवस्था है। पहले हमने देखा कि हमारा ऑडिट हो गया है, हमारे वाउचर्स बन गए हैं, देयक थे, देयक के बाद पेमेंट हो गया, फिर वाउचर बन गए, है ना। लेकिन यहाँ पर प्री ऑडिट होता है क्योंकि ऐसे जगह पर गलतियों की संभावना ज्यादा रहती है। और जबकि शासकीय कार्यालय में जिम्मेदार लोग होते हैं, जिम्मेदार लोग तो वो भी होते हैं, लेकिन निगम मंडल में शायद उतना ज्यादा जो नियम कानून जो है उसको उतनी बारीकी से शायद उतना वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते होंगे। इसलिए वहां पर अंकेक्षण दल रहता है और वो दल भुगतान करने के पूर्व सारे नियमों को देखता है, उसको ओके करता है, देन उसके बाद इसका भुगतान होता है। तो ये भी एक अच्छी व्यवस्था है। मॉड्यूल 3, विभिन्न ऑडिट में आपत्तियां एवं ऑडिट रिपोर्ट, निर्माण प्रक्रिया एवं प्रमुख भाग। इस मॉड्यूल में हमने देखा कि ऑडिट रिपोर्ट को 3 भागों में बांटा जाता है: गंभीर आपत्तियां, वित्तीय अनियमितताएं और सामान्य निरीक्षण। समय पर समाधान और सही उत्तर देने से विभाग की छवि बनी रहती है। अब देखिए क्या होता है, सामान्य रूप से हम बात करेंगे कि जैसे कोई ऑडिट हो गया तो निश्चित रूप से ऑडिट करने के बाद में ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है ना। तो ऑडिट रिपोर्ट को हम सामान्य तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं: भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो भाग 1 इसमें गबन, अफरा तफरी, है ना, हानि, इसके प्रकरण होते हैं और ये सबसे ऊपर लिखा जाता है। भाग 1 यानी कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट पढ़े तो जो गंभीर किस्म की आपत्तियां हैं, जैसे गबन, अफरा तफरी, इस प्रकार की गंभीर आपत्तियां हैं, वो तत्काल नोटिस में आए, शुरू में ही दिखाई दे दें वो, है ना। क्यों? क्योंकि इनकी सूचना संबंधित विभाग और वित्त विभाग को भी भेजी जाती है। अगर कहीं पर अफरा तफरी हुई है, गबन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इसकी सूचना जो है वित्त विभाग तक जाती है। मतलब जिस कार्यालय में ये घटना घटी है या जिस कार्यालय में इस प्रकार का गबन हुआ है, उस कार्यालय का जो वरिष्ठ कार्यालय है वहां तो ये जानकारी जाती है। इसके अलावा वो विभागाध्यक्ष को भी जानकारी जाती है और उसके माध्यम से वित्त विभाग को भी ये जानकारी जाती है, क्योंकि ये बहुत गंभीर होता है। तो भाग 1 में इसी तरह के प्रकरणों को रखा जाता है। और भाग 2 जो होता है, इसमें जो वित्तीय अनियमितताएं की जाती हैं, जिसमें प्रक्रिया या निर्देश के पालन नहीं होते हैं, है ना, ऐसी आपत्तियां, है ना, जो होती हैं, उसको भाग 2 में कवर किया जाता है। और इसमें संशोधन करने का सुझाव भी दिया जाता है और ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलती ना हो, ये भी ध्यान में इसमें रखा जाता है, ताकि जो वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो सके। और जो भाग 3 होता है, उस भाग 3 में जो 1 और 2 में नहीं आई है, सामान्य किस्म के ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 भाग में रिपोर्ट बनती है कि जिसमें पहले गंभीर चीजों को लिया जाता है, उसके बाद जो दूसरी वित्तीय अनियमितताएं होती हैं उनको लिया जाता है, और भाग 3 में ऐसी अनियमितताएं जो भाग 2 में नहीं ली गई हैं उन्हें शामिल किया जाता है। और जनरली भाग 3 में क्या होता है कि जो भी समस्या या आपत्तियां आई हैं, भले वो छोटी मोटी हो, कहीं दस्तखत नहीं है या कहीं कोई चीज छूट गई है या किसी चीज में ट्रांजैक्शन हो गया है लेकिन कोई कमी उसके अंदर रह गई है, तो वो उसको उसी देन एंड देयर यानी ऑडिट के दौरान ही उसका निराकरण हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट में ये 3 भाग होते हैं।
अब हम थोड़ा सा बात करेंगे संवैधानिक जो ऑडिट जिसके बारे में हमने आपसे बताया था कि संवैधानिक ऑडिट में वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि संवैधानिक ऑडिट एजी के द्वारा होता है, सीएजी इसके प्रिंसिपल होते हैं और हर एक राज्य शासन में जो महालेखाकार कार्यालय है वहां से ये दल चलता है और ये विभिन्न कार्यालयों में जाता है और वार्षिक रूप से इसका सामान्यतः ऑडिट होता है। ऑडिट कई प्रकार के भी वो करते हैं, परफॉर्मेंस और इससे रिलेटेड भी होते हैं, लेकिन सामान्य प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप सबको, क्योंकि अलग अलग विभाग के आप लोग हैं और सबको ये सामान्य रूप से समझ में आ जाए। तो महालेखाकार के जो कार्यालय है वो अपने दल को भेजता है और दल को भेजने के बाद, दल को भेजने के पूर्व उस कार्यालय को सूचना अवश्य दी जाती है और उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी सूचना दी जाती है कि इन कार्यालयों का निरीक्षण हमारे दल द्वारा किया जाएगा और उसमें अनुमानित अवधि भी कई बार दे देते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर का ये ऑडिट होगा और 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन जैसी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से ये दल निरीक्षण करता है। सामान्य रूप से जब एजी के लोग आते हैं तो कार्यालय में उनके बैठने की व्यवस्था कार्यालय को करना पड़ती है, उनको कुछ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट के पास में गेस्ट हाउसेस वगैरह या इस प्रकार की रहने की व्यवस्था है तो वो भी व्यवस्था उनको दी जा सकती है। अदरवाइज वो अपने नियमों के हिसाब से रहने की अपनी स्वयं की व्यवस्था भी करते हैं। और सबसे पहले जब ऑडिट का दल आता है तो वो एक इंफॉर्मेशन मेमो देते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन मेमो का मतलब ये हुआ कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे आपकी कैश बुक है उसको मांगेंगे, कोई पंजियां संधारित हैं उसको मांगेंगे, आपके जो एम्प्लॉय की जो सर्विस बुक वगैरह रहती है ना, या फिर आपने कोई सब्सिडी रजिस्टर्स वगैरह रखे हुए हैं या फिर आपके स्टॉक रजिस्टर हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है उनके द्वारा मांगी जा सकती हैं। और आप हर महीने जो स्टेटमेंट भेजते हैं प्रोग्रेस के, है ना, हर महीने जो स्टेटमेंट आपके डिपार्टमेंट में जाते हैं या जो लेखा आप एजी को भेजते हैं, मासिक लेखा आप जो एजी को भेजते हैं, तो वो सारी चीजें वो पहले आपसे मांग लेते हैं और फिर उनका परीक्षण करते हैं, आपसे वाउचर फाइल वो मांग सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन मेमो में वो बहुत सारी चीजें हैं वो आपको लिख के दे देते हैं कि कृपया इस फाइनेंशियल ईयर से संबंधित ये सारी चीजें आप हमको प्रोवाइड करिए ताकि उनका वो परीक्षण कर सकें और परीक्षण करने के बाद में जो भी उनके ऑब्जर्वेशन है वो उसमें आपको लिख के दे सकें। नॉर्मली देखिए आप इंफॉर्मेशन मेमो के बाद में एक और वर्ड आता है आगे, हाफ मार्जिन। हाफ मार्जिन का मतलब ये है कि कोई एक कागज है, उस कागज को अगर हम 2 भागों में कर दें, जैसे मान लीजिए ये कागज है, इसको हमने 2 भाग कर दिए, अब एक भाग में ऑडिटर लेफ्ट साइड में लिख देगा और आधे राइट साइड में आपको उसके आंसर्स देने हैं, है ना। लेफ्ट साइड में वो लिख देंगे कि हमारे ये ऑब्जर्वेशंस हैं और इन ऑब्जर्वेशन में आपके द्वारा ये किया गया, ये किया गया, तो आप उसका जवाब दीजिए कि ये जो उन्होंने पूछा है उसका जवाब दीजिए कि नहीं भाई ये जो आपके द्वारा लिखा गया है इसमें आपके द्वारा ये नहीं देखा गया था, ये हम कागज आपको और दे रहे हैं, इसलिए ये जो हमने किया है ये बिल्कुल सही है, ताकि उनको कोई भी ऐसी बात रिपोर्ट में ना आ सके कि जो हमारे द्वारा किया नहीं है और वो रिपोर्ट में आ जाए तो वो भी ठीक नहीं है। तो वो जितने भी आप उनको डॉक्यूमेंट देंगे, आपको रजिस्टर्स देंगे, उसके हिसाब से वो उसमें अपने ऑब्जर्वेशन निकालेंगे और ऑब्जर्वेशन निकाल के वो जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिए उनको 1, 2, 3, 4, 5 करके लिखेंगे और उसी के सामने आप जवाब दे दीजिए। अगर वो जवाब से संतुष्ट हो जाते हैं तो हाफ मार्जिन के अंदर ही आपके बहुत सारे कंडिकाएं बनने से रुक सकती हैं। अब इसके बाद अगर मान लीजिए हाफ मार्जिन में उन्होंने जो आपने जवाब दिया और जवाब देने के बाद में फिर क्या होता है कि जब ऑडिटर अपने दल के साथ वापस जाते हैं तो भी वो
हेड ऑफ ऑफिस से चर्चा करते हैं कि देखिए हमारे द्वारा ये चीज़ें पूछी गई, आपके द्वारा ये जवाब दिया गया है, आपको इन बिंदुओं पर कुछ और कहना है तो आप बताइए। यानी ऑडिटर आपको हर समय मौका देते हैं कि आपके द्वारा जो भी कार्य किया गया है, अगर वो इनकी नज़र में अगर नियमानुसार नहीं है, या फिर जो भी उसमें प्रक्रिया का निर्धारण किया था उस प्रक्रिया का पालन अगर नहीं किया गया है, तो आप उसमें अपना पक्ष आप उसमें रख सकते हैं। अब जब ऑडिटर आपके यहाँ से चला गया, आपके द्वारा उत्तर या जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं उसको देखकर फिर वो वहां पर एजी ऑफिस में जाकर कुछ समय पश्चात एक अपना निरीक्षण प्रतिवेदन बनाते हैं और उस प्रतिवेदन को आपको भेजते हैं, और जहां जहां उनको कॉपी देना होती है उसको फिर वहां पर वो कॉपी भी देते हैं। तो निरीक्षण प्रतिवेदन आ गया, अब आपकी कंडिकाएं बन गई। मॉड्यूल 4, आपत्तियों का उत्तर तैयार करने की प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हमने देखा कि ऑडिट के दौरान कंडिकाओं को समय पर हल करना और सही उत्तर देना जरूरी है, ताकि रिपोर्ट में कोई अनावश्यक मुद्दा न आए और विभाग की छवि बनी रहे। तो आपने देखा कि ऑडिट के बारे में कितनी सारी जानकारियां आपके सामने आई है ना, इसमें लेकिन कोई घबराने की बात है नहीं। ऑडिट क्या है कि जो हम नियम निर्देश से काम कर रहे हैं वही नियम निर्देश को देखकर वो अपने ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। इसलिए अगर हम नियमानुसार अपने काम कर रहे हैं, सतर्कता से अपने काम कर रहे हैं, सतर्कता की बात इसलिए आती है कि फाइनेंशियल मैटर है। फाइनेंशियल मैटर मतलब जो है शासन का खर्चा हम कर रहे हैं, शासन का पैसा हम खर्च कर रहे हैं। और जैसे वित्तीय औचित्य के जो मानक सिद्धांत होते हैं जिसमें ये है कि भाई हम अगर शासन का खर्चा कर रहे हैं तो हमको ठीक वैसे ही सावधानी बरतना चाहिए जैसे कि हम अपने काम के लिए अपने बजट में जो हम अपना काम करते हैं, अपने घर का जो बजट होता है उसमें हम ये देखते हैं कि बड़े इकोनॉमिक ढंग से अच्छी गुणवत्ता की चीज हमको मिले। तो वैसे ही जब शासन का पैसा खर्च हो रहा है अगर हमारे माध्यम से, तो हम इस बात का ध्यान रखें, है ना, कि हमको अच्छी चीज, गुणवत्ता वाली चीज, और वो भी जो है कम से कम खर्चे में हमको मिल सके। और ऑडिट के लिए जैसा कि हमने आपको बताया कि कितने प्रकार के ये ऑडिट होते हैं, और सभी ऑडिट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। विभागीय ऑडिट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि विभाग के लोगों को पूरी जानकारी रहती है कि विभाग में शुरू से लेकर अभी तक क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं, और भविष्य में क्या काम और होने वाले हैं। तो विभागीय ऑडिट भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आंतरिक लेखा परीक्षण जो है दूसरे विभाग द्वारा किया जाता है, तो दूसरे विभाग अपने एंगल से उसको देखते हैं, तो वो ऑडिट भी हमारे लिए एक अच्छा है, एक सुधारात्मक हो जाता है हमारे लिए, ताकि एजी का जब ऑडिट हमारे यहाँ पर हो तो कम से कम कंडिकाएं बने, उनके प्रतिवेदन में कम से कम चीजें आए, और हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बार बार इसके जवाब के लिए पेशी पर या विधानसभा में पीएससी के सामने न जाना पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑडिट के जो कंडिकाएं हैं या ऑडिट का जो प्रतिवेदन है उसमें जो हाफ मार्जिन है या शुरू में जो उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे हैं उनको उसी समय गंभीरता से लिया जाए, और ये ना सोचा जाए कि साहब ये हमारे समय से संबंधित नहीं है इसलिए हम क्यों इसका जवाब गंभीरता से दें। नहीं, आप जहां पर पोस्ट छोड़ के आए हैं और अभी आपने जहां ज्वाइन किया है, तो आप जहां काम करके आए वहां भी तो ऑडिट होगा ना, तो वहां का अधिकारी भी अगर इसी तरह से सोचेगा तो कितनी सारी कंडिकाएं बन जाएंगी। तो हमको तथ्यों को अवगत उनको कराना चाहिए, जो अभिलेख उनको चाहिए वो अभिलेख उनको प्रोवाइड कराना चाहिए। जिन जिन चीजों की प्रमाणित प्रतियां उनके द्वारा चाहिए गई हैं वो प्रमाणित प्रतियां उनको उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि ऑडिट की आपत्तियां और आगे न बढ़ें, ना वो इसमें प्रतिवेदन में आए और ना वो सीएजी की रिपोर्ट तक पहुंच पाए। तो ये बात का आप ख्याल रखिए
ऑडिट से बिल्कुल घबराइए नहीं। नियमों को बीच बीच में पढ़ते रहिए और जो काम आप कर रहे हैं, खास तौर पर वित्तीय प्रकरणों में जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें सतर्कता बरतिए और निश्चिंत रहिए। पूरे आपके जितना भी कार्यकाल आपका है शासकीय सेवा का, अगर आप सतर्कता से काम करेंगे तो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार। फिर हम किसी और वीडियो में आपके साथ किसी अन्य विषय को साझा करेंगे। धन्यवाद।